हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए और वीडियो रोक करके सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। अगर आप अपने से सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं और आपको कहाँ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि 8 लीटर घोल को निकालकर उसकी जगह उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? अब 4:7 हो जाता है। तो मूल घोल में अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है? एसिड एंड वाटर का क्या दिया है? रेशियो दिया है। कितना है? 2:3 है। फिर कह रहा है कि 8 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाए, मतलब टोटल मिक्सचर जो है 8 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, माइनस कर दिया हमने। 8 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया, तो क्या रेशियो क्या कुछ चेंज हो जाएगा उसका? ऐसा तो है नहीं कि कहीं पानी ज़्यादा मिला हुआ है कहीं कम मिला हुआ है। रेशियो का मतलब क्या होता है? पानी और एसिड के बीच में जो मिला होता है वो उनका क्या होता है कि कितने रेशियो में मिला है, मतलब कितना पानी है या कितना वाटर है। ठीक है, तो उनका रेशियो ऐसा तो है नहीं चेंज हो जाए, कहीं ज़्यादा पानी है कहीं कम है, हर जगह तो वही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, रेशियो अब भी 2 और 3 ही रहेगा। फिर बाद में कह रहा है कि 8 लीटर क्या हुआ कि हम मिला देते हैं उसकी जगह पानी मिला देते हैं। 8 लीटर हमने मिक्सचर तो निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं? वाटर मिला देते हैं। तो अब रेशियो क्या हो जाता है? 4:7 हो जाता है एसिड एंड वाटर का। तो एक आप बात बताइए कि अगर मैं वाटर डाल रहा हूं तो क्या एसिड का मान चेंज हो जाएगा? एसिड तो हमारा उतना ही रहेगा ना, जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो एसिड में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एसिड कितना है? पहले 2 था, अब 4 हो गया। तो हमें क्या करना है? एसिड हमारा बराबर रखना है। तो एसिड बराबर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से यहाँ गुणा करता हूँ तो दूसरी तरफ भी हमें क्या करना पड़ेगा? रेशियो बराबर रखने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा ये? अब ये हो गया हमारा 4, ये कितना हो गया? 6। यहाँ आप देखिए एसिड बराबर हो गया और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 6 से 7। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि 1 यूनिट वाटर बढ़ी, लेकिन वो कह रहा है कि 8 लीटर वाटर बढ़ी। मैं कह रहा हूं कि 1 यूनिट वाटर बढ़ी, लेकिन वो कह रहा है कि 8 लीटर बढ़ी। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 8 लीटर। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 32 लीटर। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 48 लीटर। ठीक, कह रहा है कि 8 लीटर मिक्सचर निकाला गया था। अगर उनका एसिड एंड वाटर का रेशियो 2:3 था, अगर 8 लीटर निकाला गया मतलब 5 यूनिट का मान कितना था? 8 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना था? 1.6 लीटर। तो 2 यूनिट का मान कितना रहा होगा? 16×48, 4.8 निकला। यहाँ कितना निकला? 16×48, सॉरी 16×32, 3.2 निकला। यहाँ एसिड कितना निकला? 3.2। और वाटर कितना निकला? 4.8। टोटल कितना निकला था? 8 लीटर। जोड़ लीजिए, 3 4 7 और 8 2 10 मतलब 1, 8 हो गया। 8 लीटर निकला, जिसमें से 3.2 लीटर एसिड निकला और 4.8 लीटर क्या निकला? वाटर निकला। तो हमसे पूछ क्या रहा है? मूल घोल में अम्ल की मात्रा। अम्ल की मात्रा कितनी रहेगी? यहाँ पे 32 है,
3.2 लीटर निकालने के बाद तो पहले कितनी रही होगी? 35.2 लीटर रही होगी। कितनी रही होगी? 35.2 लीटर। तो कौन सा सही है हमारा? बी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसका मैं एक दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूं। कह रहा है कि पहले जो था वो 2 और 3 का रेशियो था। 8 लीटर निकालने के बाद भी जाहिर सी बात है मिक्सचर आपको पता है कि कितना होगा, कितना हो जाएगा? रेशियो तो वही रहेगा। ठीक है, रेशियो क्या रहेगा? वही रहेगा। लेकिन अब क्या कर रहा है कि 8 लीटर वाटर वो मिक्स कर रहा है, तो रेशियो कितना हो जा रहा है? 4 और 7 का। तो क्या कर रहा है? एसिड और ये वाटर है। तो एक बात आप बताइए कि 2 और 3 के रेशियो में 8 लीटर निकल रहा है, मतलब कहने का अर्थ 5 यूनिट का मान कितना? 8 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान कितना? 1.6 लीटर। तो यहाँ पे 2 यूनिट निकला, तो यहाँ कितना निकला? 3.2 लीटर। और यहाँ कितना निकला? 4.8 लीटर। ठीक, और यहाँ कितना आ गया हमारा? रेशियो तब भी वही रहेगा 2-3 का, और 8 लीटर पानी डालने के बाद अब रेशियो कितना हो गया? 4 और 7 का। ठीक है, तो हम डाल क्या रहे हैं? पानी। तो हमने बताया है आपको कि इस मेथड में अगर हम डालने की बात करें, जोड़ने की बात करें, कोई चीज़ डाल रहे हैं या जोड़ने की बात करें, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे जो लेते हैं वो साइन जो है उल्टा लेते हैं। अगर जोड़ने की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे साइन जो लेंगे वो माइनस का लेंगे। कितना? तो 8 लीटर। 8 घटा दिया हमने। और यहाँ पे कुछ नहीं बात हो रही है, एसिड में तो कुछ बात नहीं हो रही थी, मतलब 0। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं। ठीक है, तो अब 7 दूनी 14 हो गया इधर। और ये कितना हो गया? 4 3 12। और ये कितना हो गया? 7 चौक 28, 8 चौक 32। ये 7 0 हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा? ये वाला 8 चौक 32। ठीक, तो यहाँ से इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 यूनिट। और यहाँ इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा 32। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा? 16 लीटर। कितना आ गया? 16 लीटर। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 32 लीटर। ये तो 3.2 लीटर निकालने के बाद 32 हुआ, तो पहले कितना रहा होगा? जोड़ देंगे हम, कितना हो गया? 35.2 लीटर। ठीक, कितना था पहले? 35.2 लीटर। तो समझ में आ गया होगा आपको दोनों प्रोसेस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, वीडियो रोक कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बशर्ते आप वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है यदि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन जो है 24% बढ़ जाता है, तो उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 25,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो एक बात बताइए आप हमें कि सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में आपको हमने कितनी बार बताया है कि कंपाउंड मतलब प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है, ना कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कहने का अर्थ जो होगा वो प्रिंसिपल हर साल, जो एक अगर प्रिंसिपल फिक्स है तो जो ब्याज मिलेगा वो हर साल सेम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? अगर हमारा प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपये है, अगर 20% ब्याज मिल रहा है तो 20 रुपये हर साल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये पे 20 रुपये एक साल में ब्याज मिला तो 120 रुपये हो गया तो अब 120 रुपये पे मिलेगा। नहीं, वो 100 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल है तो पहले साल भी 20 रुपये उस पर मिलेगा, क्योंकि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगले साल भी क्या मिलेगा? 20 रुपये। अगले साल भी, जितने साल आप रखेंगे उतने साल 20 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये बात होती है कि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर कह रहा है 4 वर्षों में साधारण ब्याज पे मूलधन 24% हो जाता है, अब बताओ 4 साल में YEAR
4 ईयर में 24% ब्याज मिलता है, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? एक वर्ष में कितना मिलेगा? 6%, जाहिर सी बात है। और यही हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल में जो ब्याज मिलता है वही तो हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है तो उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 25,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो। ए बराबर क्या होता है? P 1 प्लस R बाई 100, टाइम कितना है? 2 साल। तो ए हो गया, P का मान कितना है? 25,000। 1 प्लस R का मान कितना है? 6%, 100 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, यहाँ पर 25,000 है, तो 1 2 3, ये कितना हो जाएगा? 100, 106 बटा 100। यहाँ कितना हो जाएगा? 106 बटा 100। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 25, 5 दूनी 10, 2 53, 53 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 530 गुणित 53, कितना? ये कितना हो जाएगा? 28,090, क्योंकि 53 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 2809 होता है, 2809 ही तो होता है। लेकिन ये क्या है? एक जीरो भी है, तो जीरो हमने लगा दिया, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया? ये। अब हमें बताना क्या है? CI। 2 साल का CI तो क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना है? सॉरी, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना है? 2890, सॉरी 28,090, और कितना है हमारा ये? 25,000। तो हमें प्रिंसिपल के CI कितना मिल गया? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया भाई? 3,090। कितना मिल गया? 3,090। तो आप ये तो फॉर्मूला से हमने यूज किया। आप चाहते तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट में यूज कर सकते थे। शॉर्ट में यूज करने का मतलब कि पहले साल अगर 100 रही होगी तो हमारा अमाउंट, तो प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमें कितना मिलता है? 106, फिर 100 पे 106। ठीक, तो ये कट जाता, कितना होता? 50 53, ये 50, ये 53, क्योंकि 2 से कट रहा है। तो हम क्या करते हैं? 2 साल की बात हो रही है, मतलब 50 से 53, 50 से 53 हो रहा था। ठीक, तो अब ये कितना हो जाता हमारा? 2500। ये कितना हो जाता हमारा? 28,009। ब्याज कितना मिला हमें? 309। अगर 2500 पे कितना मिला? 309 मिला। कितने पे? 2500 पे। तो 25,000 पे कितना मिलता हमें ब्याज? अगर हमारी प्रिंसिपल 25,000 होती तब कितना मिलता? तो ये कट गया, 10 बच गया, तो हमें कितना मिलता? 3090। तो आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे करो, चाहे ये फॉर्मूला यूज करके करो, चाहे ये करो। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि हमें वहां पे बताना नहीं है एग्जाम में कि हाँ हमें प्रोसेस बाय प्रोसेस आता है। वहां तो आपको कम से कम समय में सॉल्व करना है, इसीलिए आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी आना चाहिए। और एग्जाम में पढ़ने के बाद आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें ये ट्रिक से करना है या बेसिक से करना है। क्योंकि अगर आपने टाइम लगाया तो आप पीछे रह जाओगे, और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने में ही आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिक से होगा या ट्रिक से होगा। ठीक है, और प्रीलियम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिक से ही होते हैं, मेंस में बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई है कि ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में भी, और वही चीज़ यहाँ भी यूज होगी जो मैंने बताया है। बस वो चीज़ अगर आप याद रखे हैं तो आप ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, चलिए हमने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है,
कह रहा है यदि कोई राशि प्रतिवर्ष समान दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष 4 महीने में 2800 रुपए, 2 वर्ष 4 महीने मतलब कितने दिन, 28 मंथ, कितना हो गया 28 मंथ, 28 मंथ में जो है वो कितना मिल रहा है 2800, 2800 रुपए हो जा रहा है उसका। ये जो 2800 है, एक बात बताइए ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों है, यही है, प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों है। आगे कह रहा है 4 वर्ष 10 महीने में 4000 हो जाती है, मतलब 58 मंथ हो गया अब तो, और 58 मंथ में आप बताओ कितना हो जाता है 4000। तो ये 4000 में एक बात बताइए कि इसमें भी क्या है, प्रिंसिपल और प्लस एसआई है, प्रिंसिपल तो है ही है और प्लस एसआई है, ये अमाउंट ही तो हमारा आ रहा है भाई, ये अमाउंट ही तो है हमारा। तो अगर देखा जाए तो 30 मंथ में कितना आप घटा देते हैं, तो 30 मंथ में कितना, 30 मंथ में आप बताइए हमें क्या मिलेगा, ये 1200 ब्याज ही तो मिलेगा, कितना मिला 1200, क्योंकि यहां पे आप देख लीजिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या होगा अगर मैं इसमें से घटाऊं, ये हमारा है 4000, तो P प्लस एस आई और माइनस हो जाएगा P माइनस एस आई, यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ मिला होगा, यहाँ इंटरेस्ट कुछ मिला होगा, क्योंकि भाई टाइम अलग अलग है लेकिन प्रिंसिपल तो सेम होगा। तो ये 1 मान लिया हमने, ये 2 मान लिया, अच्छा 2 मान लिया, ये 1 मान लिया, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट जाएगा ना, सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1, यही तो आया हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा 1200 क्या है, 30 मंथ का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 12 मंथ में कितना मिला होगा हमें, 12 मंथ में हमें कितना मिला होगा, 12 मंथ में हमें मिला होगा, सॉरी 1 मंथ में कितना मिला होगा हम निकाल लेते हैं, 1 मंथ में हमें कितना मिला होगा 40 रुपया, क्योंकि भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 40। और यही कह रहा है कि 2 साल 4 महीने में 2800 रुपये जाता है, तो 2 साल 4 महीने में 28 मंथ में कितना ब्याज मिला होगा उसको, ये क्या है हमारा एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल 4 महीने मतलब 28 मंथ में अब हमारे पास एसआई कितना होगा 40 गुणित 28, कितना हो जाएगा 28 गुना 56 गुना 112, 1120 रुपए में क्या मिल गया एसआई, कितने में 28 मंथ में। तो हमारी प्रिंसिपल क्या होगी, यही होगी, प्रिंसिपल क्या रही होगी भाई, तो प्रिंसिपल रही होगी हमारी ये जो थी 2800, हमारी क्या थी अमाउंट टोटल 2800, और उसमें जो है 1120 रुपये ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितनी हो गई 1200 घटा दिया 1680, ज़्यादा घटाया तो 1680 रुपये। तो हमें पता चल गया क्या, प्रिंसिपल हमारी प्रिंसिपल कितनी है 1680, और 12 मंथ में ब्याज में कितना मिला हमें, 1 मंथ में इतना मिला, तो 12 मंथ में कितना मिला, 12 मंथ में कितना ब्याज मिल जाएगा 40, 1 मंथ में इतना मिल रहा है, 12 मंथ में कितना 12 चौक 48, 480 रुपये, कितना यस आई। तो यही तो मैंने कहा था ना कि वो बोल क्या रहा है, कोई राशि प्रति वर्ष, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए 1 साल का ब्याज, ये क्या है 1 साल का ब्याज है, 12 मंथ मतलब क्या है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है 480 रुपये, और हमारा प्रिंसिपल कितना है 1680। तो हम क्या करेंगे अब 100 से गुणा कर दिया तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये कैंसिल, 16 24 गुना 48, 8 से काटता हूँ, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 एक का 8, 2 त्याँ 6, सॉरी 3 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 2, और यहाँ पे हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा 100/7 का मान कितना होता है 14.28, तो ये क्या होगा 28.56%, अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो कितना होगा 28%। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि ये आया कैसे,
बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें प्रिंसिपल पर ही मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सत्य आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे होगा। ठीक है, चलिए हमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक परीक्षा में एक लड़के और एक लड़की के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत अंक क्रमशः 40% और 30% है। तो एक लड़के ने 240 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से असफल हो गया। यदि एक लड़की ने 120 अंक प्राप्त किए हैं तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने और अंकों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में नहीं लग रहा है कि हमें क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम अंक हमारा। अगर मैक्सिमम अंक कहीं से प्राप्त हो जाए हमें, तो हम बता सकते हैं कि हमें लड़की को पास करने के लिए कितना परसेंट चाहिए, और तो मतलब कितना नंबर और चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं हम, माना मैक्सिमम मार्क्स कितना मान लिया हमने, अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क मैंने मान लिया x है हमारा। ठीक, अब गर्ल्स को पास करने के लिए कितना चाहिए, इसका 40%, 40% ऑफ मैक्सिमम x कर लीजिए। अब बॉयज़ को कितना चाहिए, सॉरी गर्ल्स को चाहिए 30%, और बॉयज़ को कितना चाहिए 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स x का। ठीक, तो एक बात बताइए, आगे कह रहा है कि एक लड़के ने 240 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से असफल हो गया। ठीक, अगर वो 60 अंक और प्राप्त कर लेता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। 60 अंक और प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। बॉयज़ के लिए ये बात हो रही है, लेकिन आगे वो कह रहा है, यहां भी उसने बोला है कि पास होने के लिए कितना चाहिए बॉयज़ को, बॉयज़ होने के लिए, पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% ऑफ एक्स का, मैक्सिमम मार्क का 40%। और यहाँ भी हमारा क्या हो गया, ये पास हो गया ना, ये भी हमारा पासिंग मार्क्स, ये भी हमारा क्या है, पासिंग, ये भी क्या है, पासिंग मार्क्स। ये मार्क्स है, ये परसेंटेज है। ठीक, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 40% को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 100 से गुणा कर दिया हमने, इंटू एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 240, 300 हो जाएगा। तो एक जीरो से यहाँ कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 75। x का मान कितना हो गया 750, कितना हो गया 750। अब हमें 750 मिल गया मैक्सिमम मार्क्स, तो 750 में मिल गया मैक्सिमम मार्क्स। तो अब हम लड़की को पास करने के लिए कितना चाहिए भाई, गर्ल्स को पास करने के लिए कितना चाहिए, 750 का कितना 30%। तो ये हो गया कितना, 225 नंबर चाहिए पास होने के लिए, कितना 225 नंबर। लेकिन उसने प्राप्त किया कितना 120, तो आवश्यक अंक कितना होगा, ठीक, आवश्यक अंक लड़की को पास होने के लिए कितना चाहिए, 225 में से 120 उसने पाया है, तो 105 अंक और चाहिए था पास होने के लिए, कितना 105। तो कौन सा सही है हमारा, डी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। मैं यही कहता हूँ कि आपको आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि इसको कितना शॉर्ट लिखना है, क्योंकि मैं समझाने के लिए भाई प्रोसेस बाय प्रोसेस एक एक पॉइंट लिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये आपको नहीं करना है, लेकिन तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। और दूसरा ये था इसका एक मेथड, मेथड क्या, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी। कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स का 40% किसको चाहिए, बॉयज़ को चाहिए। तो x का 40% हमने मैक्सिमम मार्क x माना है,
और 30% गर्ल को चाहिए। तो मैक्सिमम मार्क्स एक्स यहाँ भी है। यहाँ पे देखा जाए तो 240 प्राप्त कर रहा है, लेकिन 60 अंक से फेल हो रहा है, तो 60 अंक हमने दे दिया। और यहाँ पे इसने कितना प्राप्त किया, 120 अंक प्राप्त किया। अब कितना और चाहिए पास होने के लिए, पता नहीं, तो हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब एक्स एक्स, तो यहाँ पे एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ एक्स रखने का कोई मतलब था? अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ पे भी पासिंग परसेंटेज, यहाँ पे भी पासिंग परसेंटेज, यहाँ पे पासिंग नंबर हो गया और यहाँ पे भी पासिंग नंबर, दोनों बराबर होंगे। तो सॉल्व कर लेंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 300 बटा 120 प्लस ए। तो ये कितना हो जाएगा, इधर कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 75। 120 का गुणा इधर करते हैं और 3 का गुणा 75 में करते हैं, तो 120 बराबर कितना, प्लस ए। यहाँ गुणा करेंगे 75 में 3 का, तो 225 आएगा। तो यहाँ कितना घट गया, 105। तो पासिंग होने के लिए गर्ल्स को कितना चाहिए, 105। तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और कितना काटना है। तो ये इतने शॉर्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये सेकेंड मेथड कह सकते हैं आप, या फर्स्ट कह लीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मैं आपको बताना क्या चाह रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बशर्ते आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। इसे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है यदि 32 वस्तुओं का लागत मूल्य और 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है नहीं। तो एक बात बताइए, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य हमें पता है? नहीं पता। तो हम लागत मूल्य को क्या मान लेते हैं, सीपी मान लिया। एक वस्तु का लागत मूल्य हमने सीपी मान लिया और एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने मान लिया एसपी। एक्स वाई भी हम मान सकते थे, लेकिन वहां का कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर लागत मूल्य की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस मान लिया और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हमने मान लिया एसपी, ठीक है। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर हमारा एसपी है, तो 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 24 गुणा हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि 32, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है सीपी, तो 32 का कितना हो जाएगा, 30 का गुणा हो जाएगा। अगर एक फल का मूल्य 5 रुपए है तो 50 फल का मूल्य कितना हो जाएगा, 250। जाहिर सी बात है, 5 का 50 में गुणा कर दिया, वही तो हमने यहाँ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि बराबर है, मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया बीच में। अब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का हम रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, एसपी इधर जाएगा, तो ये कितना हो गया, एसपी इधर गया, ये इधर आया, तो ये 24 बटा 32 हो गया। तो 8 3 24, 8 चौक 32, कितना आ गया, 3/4। सीपी एंड एसपी का रेशियो कितना हमें मिल गया, 3/4। मतलब कहने का अर्थ क्या है, 3 रुपए का सामान हम कितने में बेच रहे हैं, 4 में। देखा जाए तो 3 का सामान हम कितने में बेच रहे हैं, 4 में। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 के। और हम प्रॉफिट देखते हैं किस पे हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 3। और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से हमने गुणा कर दिया, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना हो जाएगा ये, 33.33%। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है। तो हमारा कौन सा सही है, ये समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, बस आपको ध्यान देना है। तो बढ़िए ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। बशर्ते आप मैं यही कहूँगा क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें, क्योंकि अभी अगर आप बारीकी से पढ़ना सीख गए तो एग्जाम में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। एक बार पढ़ने पे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। 3 चीजें हैं आपके लिए, कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना क्या है, कैसे, शॉर्ट से करना है या ट्रिक
लॉन्ग से करना है, मतलब बेसिक से करना है या शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है, तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतनी कर रखी है। ठीक है, तो चलिए आप पढ़िए, बताता हूँ मैं कैसे करना है। बस अतः आप वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपके लिए ये वीडियो प्रॉफिटेबल है। क्यों भाई, एग्जाम में पास तो होना है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप रीजनिंग और इंग्लिश में नंबर लाते हैं, मैथ में नहीं चाहिए। सब में नंबर चाहिए। आज के कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सब में नंबर चाहिए अच्छा खासा। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सभी की, ऐसा नहीं है मैथ का, मैं कह रहा रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंग्लिश की भी करनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए अपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है 90 मीटर लंबी ट्रेन पी है, 160 मीटर लंबे पुल को 5/12 मिनट में पार कर सकती है। ट्रेन पी और ट्रेन की गति का अनुपात 2:5 है। यदि ट्रेन क्यू एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर सकती है, क्यू की लंबाई बतानी है। ठीक, तो हमने बताया है कि क्या होता है कि जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो टोटल वो डिस्टेंस कितना चलती है, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी। ये ट्रेन हो गई हमारी, ये पुल हो गया, तो चलते चलते यहाँ से स्टार्ट हुई, अब चलते 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 हमारी ट्रेन कहाँ गई, ये हमारा पुल हो गया। अब हमारी ट्रेन कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। तो ये देखा जाए तो इसका मुंह यहाँ है, पूंछ यहाँ है। ठीक, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पुल का डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही, खुद के ट्रेन की लंबाई भी, तो मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, पुल प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई। ठीक है, तो 90 मीटर लंबी है ट्रेन और 160 मीटर लंबे पुल को 5/12 मिनट में। तो ट्रेन जो है पी की स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस में पता है कितना, 90 प्लस 160, टाइम कितना है 5/12 मिनट है, तो सेकंड में चेंज करते हैं क्योंकि ऊपर जो है मीटर में है, नीचे सेकंड में होना चाहिए स्पीड। तो ये कितना होगा, 9 6 15, 250 हो जाएगा। ये कितना होगा, 12 पंचे 60, 5 25, तो ये कितना हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड किसकी, स्पीड ऑफ पी की। आगे कह रहा है ट्रेन पी और क्यू की गति का अनुपात दे रखा है, ट्रेन पी और ट्रेन क्यू की स्पीड का रेशियो दे रखा है, कितना है 2:5 है। ठीक, तो हमें पता है कितना, वी पी का मान, ट्रेन पी की स्पीड पता है कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर 2 यूनिट का मान 10 मीटर पर सेकंड है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 मीटर सेकंड। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। अब हमें दोनों की क्या हो गई, स्पीड पता हो गई। तो कह रहा है यदि क्यू एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर सकती है तो ट्रेन क्यू की लंबाई बतानी है। ठीक है, अगर वो ट्रेन क्यू की स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात बताओ, अब खंबे को पार करने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्योंकि खंबे की कोई दूरी नहीं होती, डिस्टेंस नहीं होती, उसको नगण्य माना जाता है, तो वो सिर्फ अपने ट्रेन की लंबाई के बराबर ही, क्योंकि ये खंबा है, मान लीजिए ट्रेन यहाँ थी, इसका मुंह यहाँ था, अब पार कब करेगी, जब ये खंबा ऐसा यहाँ हो गया और इसकी टेल यहाँ पहुँच गई, मतलब इसका मुंह यहाँ पहुँच गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपनी लंबाई के बराबर। तो ट्रेन कह रहा है, वो चीज़ें हमको पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन क्यू की लंबाई हमें पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया क्यू, लेकिन टाइम पता है कि 15 सेकंड में पार कर रही है और इसकी स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 15 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 375 मीटर। तो ट्रेन क्यू की लंबाई कितनी हो गई 375 मीटर। समझ में आ गया, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, वो सिंपल था, बस आते आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जबरदस्त। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, बस आते आप इसे ध्यान से पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व भी करिए, जो जो बोलता है क्वेश्चन में वैसा करते जाइए, आपको आंसर मिलेगा। और दूसरी बात, आप मत ये सोचिए कि मैं इतना लंबा प्रोसेस बता रहा हूँ, लंबा प्रोसेस तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्वेश्चन का आया कैसे आंसर,
तो आप शॉर्ट फॉर्म खुद ही बना लोगे, ठीक है। चलिए, हमने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है राम और सुशील ने क्रमशः 5,000 और 3,000 की साझेदारी की। 5 महीने बाद राम ने 24,000 की राशि और जोड़ दी। शुरुआत के 2 महीने बाद सुशील ने अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा निकाल लिया और फिर कपिल ने क्या किया, 4,000 के साथ निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। तो वर्ष के अंत में यदि कुल अर्जित लाभ 24,990 है तो सुशील का हिस्सा कितना होगा। ठीक, तो चलिए, राम को हमने मान लिया आर, सुशील को मान लिया एस, और बाद में कौन जुड़ गया, कपिल जुड़ गया, तो कपिल को के मान लेते हैं। ठीक, राम कितने के साथ जुड़ा था, 5,000 के साथ उसकी इन्वेस्टमेंट थी, और सुशील 3,000 के साथ। कपिल की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। तो 5 महीने बाद राम ने 2,400 की राशि और जोड़ दी। मतलब 5 महीने तक उसने क्या किया, 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, और फिर क्या किया, 2,400 और जोड़ दिया। तो 5,000 उसके पास पहले से था, 2,400 और जोड़ दिया, तो उसके पास अब कितने हो गए, 7,400 रुपये। कितने हो गए, 7,400 रुपये। कह रहा है शुरुआत के 2 महीने बाद सुशील ने अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा निकाल लिया। तो 2 महीने तक तो उसने कितना इन्वेस्ट किया, 2 महीने तक तो उसने इन्वेस्ट किया कितना, 3,000। ठीक, कितना इन्वेस्ट किया उसने, 3,000। और फिर आगे कह रहा है 1/3 हिस्सा निकाल लिए 2 महीने बाद। 1/3 हिस्सा कितना है, 1,000। तो बचा कितना उसके पास, 2,000 रुपये। ठीक, आप कह रहा है कि कपिल उसके साथ फिर जुड़ गया। उसी टाइम क्या हुआ, कपिल जुड़ गया, कितने के साथ, 4,000 रुपये के साथ। तो कह रहा है कि व्यवसाय में वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल की बात हो रही, तो 5 महीने इसका इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे कितना टाइम बच गया, 7 महीने। 2 महीने यहाँ इन्वेस्ट किया तो यहाँ कितना बच गया, 10 महीने। और उसी टाइम क्या हुआ, कपिल जुड़ा था, तो वो भी कितना, 10 महीने के लिए तो इन्वेस्ट किया उसने। हाँ, हम निकाल लेते हैं इनके बीच का रेशियो, निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट का हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, सब में 2 जीरो है कॉमन, तो काट देते हैं। इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, सब में कॉमन है। 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, काट दिया हमने। तो यहाँ कितना हो गया हमारा, यहाँ पे कितना हो गया हमारा, यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 5 का गुणा किया तो यहाँ से हो गया 250। यहाँ कितना हो गया, 7 7 49, 490, 7 चौक 28। क्या यार चार्ज नहीं होता का, अच्छा है ही ना लगा यार दैट। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 50 पंचे 250, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 7 चौक 28, 490 प्लस 28 कितना, 518। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 5 2 700, 768। यहाँ कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, ये 60 हो जाएगा हमारा। और यहाँ कितना आ गया, 200। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 260। यहाँ कितना है, 400। कितना है, 400। कुछ कटेगा, 4 से में भी कटे, 19 चौक 76, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 65। और यहाँ कितना हो गया, 100। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या करना है, प्रॉफिट हमारा रेशियो कितना आ गया, 192, 65, 100। तो टोटल कितना है ये हमारा, 192, 65 और 100। तो 8 इसमें से घटा के इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 57।
और ये कितना 200, 200 एक 300, 357 टोटल। बांटना कितना है, कह रहा है कि प्रॉफिट का हमारा यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट टोटल कितना हुआ हमारा। अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ कि प्रॉफिट में 192 x इनको मिला, 65 x इनको मिला और 100 x कपिल को मिला, तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 357 x। और लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 24,990, तो x का मान कितना आ जाएगा 24,990 बटा 357। ठीक है, अब 357 है तो काट देते हैं, सॉरी 24,990, तो 357 काट देते हैं, 7×7=49, ये आएगा 70 बार, क्योंकि ये 357 का अगर हम गुणा करें 7 बार, 7×7=49, 7×5=35, 4×39, 3, 7×3=21, 4×24, मतलब 2499 357 से कितनी बार जाएगा 7 बार, तो लेकिन एक जीरो है तो 10 हो गया, तो x का मान कितना आ गया 70। तो हमसे पूछ क्या रहा है सुशील का हिस्सा, तो सुशील का हिस्सा कितना होगा भाई, सुशील हमारा कौन सा है 65x, तो 65 गुणित x का मान कितना है 70, तो 65 और 70 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 7×6=4200, 7 का गुणा 6 में क्या है तो 4200 हो गया, और 7×5=35, 42, 3 4550, कितना हो गया 4550 रुपये। सुशील को कितना मिला भाई 4550, तो कौन सा सही है हमारा बी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव था बस, और वो आप स्पीड जितना करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बशर्ते आप इसे ध्यान से सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक नाव P धारा के अनुकूल x से बिंदु y तक और धारा के प्रतिकूल बिंदु y से x तक कुल 3 घंटे में तय करता है। कहने का अर्थ है कि एक कोई नाव है जिसकी स्पीड p है, वो x से y जाता है और फिर y से x आता है। टोटल टाइम कितना लेता है, टोटल टाइम वो लेता है 3 घंटे। कितना लेता है 3 घंटे लेता है। ठीक, और क्या दे रखा है इसने, बोट और करंट की रेशियो देख रखा है 5 और 2। ठीक, और x और y के बीच की दूरी, ये दूरी जो दे रखी है इसने 315 किलोमीटर दे रखी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 315 किलोमीटर। तो नाव की गति और धारा की गति के बीच का अंतर, तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हमें बोट की चाल और करंट की चाल पता चल जाए तो जो पूछ रहा है वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिया है इसने बोट और करंट की चाल का जो है रेशियो दिया रखा है, कितना दिया है 5 और 2, तो हम मान लेते हैं कि बोट की जो हमारी चाल है वो 5x है और करंट की जो चाल है वो 2x है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आगे कह रहा है कि x से y जा रहा है, वो भी धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल जा रहा है 315 किलोमीटर। ठीक, तो कितनी स्पीड से जा रहा होगा, अनुकूल में जा रहा है तो क्या होगा b प्लस सी हो जाता है। v डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है b प्लस सी, और v अप स्ट्रीम क्या होता है b माइनस सी, यही तो होता है। तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, b का मान 5x, c का मान 2x, तो टोटल कितना हो जाएगा 7x। प्लस कर देते हैं हम 315 आने में, किलोमीटर आने में कितना टाइम लगेगा। अब क्या हो रहा है, रिवर्स आ रहा है, मतलब प्रतिकूल दिशा में आ रहा है, तो अब क्या होगा b माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि अब स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड में करंट की स्पीड विरोध करेगा, वो तो घटेगी, तो कितना हो जाएगा ये 5 में से 2 हो गया 3x। और ये क्या है, डिस्टेंस में हमने स्पीड से भाग दिया, तो ये क्या था जाने वाला टाइम, डाउन स्ट्रीम का टाइम था ये, और ये अप स्ट्रीम का टाइम था। तो ये क्या है दोनों टाइम, लेकिन वो कह रहा है कि टोटल टाइम जो है 3 घंटा लगा। कितना 3 घंटे। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 315 हमने कॉमन कर लिया,
बचा यहाँ के 1/7x, 3 का गुणा इधर किया तो 3x, और 7 का गुणा इधर किया तो 7x, और फिर नीचे 7 तरीके का इस एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 3। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा 315, ऊपर कितना हो गया 10x, और नीचे 21x का स्क्वायर, तो 1x से 1x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 3। ठीक, ये कितना हो जाएगा 3, 105, 21 पंचे 105, तो बचा कितना 50/x बराबर 1। तो x का मान कितना आ गया हमारा 50। x का मान हमारा कितना आ गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो 250 आ गई हमारी क्या वोट की चाल, और 100 आ गई करंट की चाल किमी प्रति आवर। हमसे पूछा क्या है, तो नाव की गति और धारा की गति के बीच के अंतर। तो नाव की गति कितनी है, बोट की गति, और धारा की गति के बीच, धारा क्या है c, तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया हमारा 250 माइनस 100 बराबर कितना 150 किमी प्रति आवर। ठीक, तो यहाँ से ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं, x का मान हमें पता है गया 50, तो यहाँ पे वोट की 5x थी 2x थी, तो कितना आ गया 3x, अंतर कितना आया 3x, तो 3x, तो 3 और x का मान हमें पता है 50, तो 50 से 150 सीधा ऐसे आ जाता। ये तो मैं समझाने के लिए पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ, ताकि आपको कहीं भी तनिक भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप आपको समझ में आने लगेगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और वीडियो रोक करके सॉल्व भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप कर रहे हैं हमारे साथ, और आप अपने सिलेक्शन के लिए आतुर हैं, मतलब चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है भाई, एक दिन में कोई भी चीज़ें आसान नहीं आती हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक, एक दिन विजेता बनने के लिए काफ़ी दिनों के पीछे लेके काफ़ी दिनों की मेहनत होती है, जो आदमी एक दिन में विजेता बन जाता है, गोल्ड मेडल लाता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन मेहनत करके गया और गोल्ड मेडल लेके आया, इसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता, और वही मेहनत आपको करनी है अपनी जॉब के लिए। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है यदि किसी नाव को धारा के प्रतिकूल 20 किमी की यात्रा करने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल मतलब टाइम क्या होगा हमारा अप स्ट्रीम। ठीक, और धारा के अनुकूल 60 किमी की यात्रा करने में, धारा के अनुकूल मतलब क्या टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। यात्रा करने में लगने वाले समय का दुगना है। कौन समय ज़्यादा ले रहा है भाई, ये ज़्यादा ले रहा है, अप स्ट्रीम वाला टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो अगर मैं इसमें भी 2 का गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, टाइम आपस में बराबर हो जाएंगे। हो गए कि नहीं हो गए भाई, यही तो बोला है कि यात्रा करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल यात्रा करने में लगने वाले समय का, धारा के अनुकूल यात्रा करने वाले समय का दुगना होगा ये। तो इसमें भी 2 का गुणा कर दिया तो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो टी अप स्ट्रीम का मान क्या होता है, आपको पता है कि v बराबर क्या होता है d/t। तो t का मान क्या होगा d अप स्ट्रीम बाई v अप स्ट्रीम बराबर d डाउन स्ट्रीम एंड v डाउन स्ट्रीम गुणित 2। अब मान रख दीजिए, तो क्या कह रहा है, प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है 20 किलोमीटर। ठीक, और स्पीड कितनी है नहीं पता, तो v अप स्ट्रीम, और यहाँ पे कितना जा रहा है 60 किलोमीटर। तो यहाँ स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की नहीं पता,
गुणित 2, तो 20 तिहाई 60 और 3 दूनी 6। तो यहाँ इसको VDS को इधर लाते हैं, मतलब V डाउन स्ट्रीम और V अप स्ट्रीम। तो यहाँ कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6:1 आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है, 6:1 आ रहा है। एक बात आप बताइए, धारा की गति उसने दे रखी है कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो C बराबर एक चीज जानते हैं कि इसको मैं अगर 6x मान लो और इसको 1x मान लो तो कोई फर्क, क्योंकि हमने क्या रेशियो में दिया था, एक्चुअल 6x इसकी स्पीड है, इसकी x है। ठीक, तो क्या होता है, C बराबर करंट बराबर क्या होता है, V डाउन स्ट्रीम माइनस V अप स्ट्रीम बटा 2 होता है, ये आपको पता है। ठीक, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है पूरा डिटेल में कि आया कहाँ से। अभी फिर भी मैं बता सकता हूँ, अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, C का मान दे रखा है इसने, और इसका मान कितना, 6x माइनस x बटा 2। तो ये कितना होगा, 15 दूना 30, और यहाँ कितना आ गया 5x। तो x का मान कितना हो गया, 5 छक्के 30, x का मान 6 आ गया हमारा। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 और ये 36। तो हमसे पूछा क्या है, बोट की गति। तो बोट की गति क्या होगी, यही तो होती है कि VDS प्लस V अप स्ट्रीम, मतलब V डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बटा 2। तो 36 प्लस 6 बटा 2 बराबर कितना, 42। 42 बटा 2 मतलब B का मान 21 आ गया। B और C का मान कितना है, C का मान यहाँ है। तो हमसे पूछा क्या, नाव की गति और धारा के अनुकूल गति, नाव की गति और धारा के अनुकूल गति। तो नाव की गति कितनी है B, और धारा के अनुकूल गति कितनी हो जाएगी उसकी, धारा के अनुकूल गति कितनी होगी, VDS की बात कर रहा है भाई। तो ये B और ये कितना होगा B प्लस C। चलिए सॉल्व रख लेते हैं मान, B का मान 21 और B प्लस C का मान कितना 15, और कितना हो जाएगा ये 36। तो कह रहा है कि शांत पानी में नाव की गति धारा के अनुकूल गति का कितना % है। तो किससे पूछ रहा है, 21 बटा 36 पूछ रहा है। 21 जो है वो 36 का कितने % है, तो 100 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया। तो एक हो जाएगा 3 सते 21, 12 तिहाई 36, तो 60। 100 बटा 12 का मान कितना होता है, 8.33। तो ये क्या हो जाएगा, 8 सते 56, 58.33। अब ये सोच रहे होंगे कितना डायरेक्टली कैसे गुणा हो गया। भाई 7 और 56 तो आपको पता है, ये 3 3 देखा जाए तो 3 बार में 1 हो जाएगी। तो यहाँ कितना है 6 है, तो 6 बार में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बच फिर गया कितना 33। तो ये 56 2 58 33। ठीक, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। बस आपको प्रैक्टिस करना, घबराना नहीं है कि हाँ नहीं आ रहा है, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप डेली करते रहें तो 6 महीने के बाद मैं कहता हूँ कि आपकी स्पीड, आप खुद ही नहीं विश्वास करेंगे कितना होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कितना आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ये जो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज होके आएगा। ठीक है, तो चलिए हमने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है 1 से 100 तक संख्याएं जो हैं जोड़ी गई और गलती से एक संख्या जो है 2 बार जोड़ी गई, जिसमें योगफल 5130 आया। तो योगफल कितना है हमारा टोटल, SN ये क्या है रॉन्ग वाला है, जिसका मान कितना आया 5130। मतलब कह रहा है कि एक संख्या 2 बार जोड़ी गई है, अब वो संख्या कौन सी है वही बतानी है हमें। एक संख्या 2 बार जोड़ी गई है। ठीक, तो ये हमने मान लिया ये हमारा रॉन्ग वाला है, ये रॉन्ग वाला है 5130 है। और राइट वाला कितना होगा,
RIGST राइट वाला कितना होगा? तो हमारी जो है संख्या क्या है 1 से 30 तक, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके ये कहाँ तक है 100 तक है। तो देखा जाए तो ये क्या है AP है कि नहीं? यहाँ पे देखा जाए तो हमारा A जो है 1 हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है D का मान 1, आपने इंटर में पढ़ा होगा D। तो 100 पदों का योगफल कितना होगा जानते हैं? यस n बराबर क्या होता था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना तो जानते हैं आप फॉर्मूला। ठीक, तो राइट वाला कितना होगा Sn पदों का योगफल n/2 मतलब कितना 100 पदों तक पूछ रहा है ना, तो 100/2 और 2a, a का मान 1, n का मान 100 -1 इंटू डी का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा 50, यहाँ कितना 2 और ये कितना 99, तो 50 गुणित 101, ये कितना हो जाएगा हमारा 50 50, ये हमारा टोटल कितना आ गया राइट वाला 50 50, और रॉन्ग वाला कितना है? रॉन्ग वाला कितना है 51 30, तो 2 बार जोड़ी गई संख्या कौन सी होगी? 2 बार जोड़ी गई संख्या अब तो बता सकते हैं ना भाई, अगर घटा दें हम इसमें से रॉन्ग वाले में से, तो रॉन्ग वाला है कितना 5130 और राइट हमारा कितना है 50 50, तो हमारा कितना आ जाएगा 80। मतलब कहने का अर्थ 80 जो है वो 2 बार जोड़ा गया, क्योंकि इसमें तो 80 एक बार हमने जोड़ लिया है ना, तो 2 बार जोड़ा गया है, वही तो कहा एक ही संख्या है जो 2 बार जोड़ी गई है। तो 80 क्या है हमारी जो है 2 बार जोड़ी गई, तो हमारा कौन सा आंसर सही है? क्योंकि इस अगर देखा जाए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, तो इसमें क्या हमने 80 जोड़ लिया, क्योंकि 100 के अंदर ही 80 आता ना, तो हमने क्या किया जोड़ लिया है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो हमने कौन सी संख्या 2 बार जोड़ी है 80 बार, पता चल गया हमें। ठीक है, तो हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में मज़ा आए। मुझे ये लगे ना कि जो मैं कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ वो प्रॉफिटेबल है। और कमेंट मार्क्स में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट और करनी चाहिए हमें, ताकि आपको भी आसानी से समझ में आए और आप अपनी सिलेक्शन को आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए जोश के साथ।